हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। केमिस्ट्री 11 के कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो कि है यही सच है नवीन संवेदना की प्रेम कहानी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। यही सच है इस कहानी की लेखिका जो है वो मनु भंडारी जी है और ये कहानी दीपा नाम की एक ऐसी लड़की है जिसके अंदर बहुत सारे अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं, जो अपने पहले प्रेम से निराश होकर एक नए व्यक्ति से प्रेम करने लगती है। और पटना की रहने वाली दीपा जब अपने शोध कार्य के लिए कानपुर आ जाती है तब एक ऑफिस में काम करने वाले संजय से उससे प्रेम हो जाता है। फिर बाद में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और कहानी में त्रिकोण बन जाता है। आइए देखते हैं। यही सच है कहानी की सारी खूबसूरती इसकी कथा की बनावट और प्रस्तुति में है। इस बनावट पर बात करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि निष्कर्ष रूप में यह कहानी बड़ी साधारण लगती है। एक स्त्री दो पुरुषों से प्रेम करती है, एक से कानपुर में, दूसरे से कलकत्ता में। यह प्रेम निर्वाह तो बहुत आसान सा है, किंतु मनु भंडारी ने इस आसान से दिखने वाले कथानक को अंतर्द्वंदों के जिस ताने बाने से बुना है उससे न केवल कहानी मार्मिक और संश्लिष्ट यथार्थ वाली बन गई है, बल्कि प्रेम त्रिकोण को भी एक नया और आधुनिक रूप दे दिया है। इस कहानी की आलोचना करते हुए मोहन राकेश जी लिखते हैं कि प्रेम त्रिकोण एक स्त्री दो पुरुष, दो स्त्रियां एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष और एक अदृश्य कुछ जो खलनायक की भूमिका में आ खड़ा होता है। यह एक ही तरह की कहानी न जाने कितनी बार और कितने हाथों से लिखी जा चुकी है, फिर भी इस विषय की नवीनता आज तक समाप्त नहीं हुई। हर बार एक नया व्यक्ति नई तरह से जो उस त्रिकोण में से गुजरता है या पहले की तरह गुजरते हुए महसूस कुछ और तरह से करता है, या महसूस भी नहीं कुछ करता पर कहना किसी और ढंग से चाहता है, तो फिर से वही कहानी एक नई कहानी का रूप ले लेती है। कहना न होगा कि मनु भंडारी ने प्रेम को नए ढंग से जाना समझा है और उस नए ढंग से लिखा भी है। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में सुधा अरोड़ा का यह भी बताया है कि उन्हें इस कहानी को लिखने की प्रेरणा राजेंद्र यादव के एक कथन से मिली। शादी के एक साल बाद यानी 1960 में जब राजेंद्र यादव अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलकर दिल्ली से कलकत्ता लौटे तो किन्हीं अंतरंग क्षणों में मनु भंडारी से कहा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मनु, पर जब वहां हूं तो लगता है वही मेरा सच है और जब यहाँ आता हूं तो लगता है सच तो यह है। इसी वाक्य से मनु की कल्पना को पंख लग गए। प्रेम त्रिकोण में यह स्थिति तो एक महिला की हो सकती है जिसके दो प्रेमी हैं, एक कलकत्ता में दूसरा कानपुर में, और जब वहां जिसके साथ रहे तो वही सच लगे। इसी सच से मनु भंडारी जी ने इस कहानी को बुना है। और बात करें तो यह उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता और यथार्थ अनुभव का मिश्रण करके जिस कहानी कला का परिचय किया है उससे हिंदी को एक नई प्रेम कहानी मिल गई। और इस कहानी का जो शीर्षक है यही सच है, इसकी बात करें तो यह अर्थपूर्ण और नई जीवन दृष्टि का बोधक है। कहानी की नायिका जो है दीपा, जब वह अलग अलग शहरों में दो भिन्न युवकों से प्रेम करती है और जब जिसके साथ रहती है वही उसे सच्चा प्रेमी लगता है, उसे लगता है यही सच है, अर्थात कि यही उसके जीवन का पूर्ण सत्य है। जब वह संजय के साथ रहती है तब उसका प्रेम ही उसे सच लगता है, और जब कभी उसे लगता है कि संजय उसकी और निशित के प्रेम को जानने के कारण कुछ सशंकित होता होगा, तब वह पूरी सफाई देती हुई कहती है, संजय यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती? पर मैंने दिया क्यों? केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। लेकिन वही दीपा जब कलकत्ता में निशित से मिलती है तो पिछले सारे कटु, दुखद और विश्वासघात के अनुभवों के बावजूद वह उसकी ओर इतना खिंच जाती है कि चाहने लगती है कि निशित उससे कह दे कि वह उसे अब भी प्यार करता है। वह पटना में निशित के साथ बिताए जीवन को अपने अंतर्मन से याद करती है और रात में जब संजय को याद करते हुए सोने के लिए उद्यत होती है तब निशित बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। दीपा चाहने लगती है कि निशित उससे कहे कि वह पिछली सारी बातें भूलकर आज भी उससे प्रेम करता है। वह मानने लगती है कि निशित के साथ उसका पहला प्यार था। उस प्यार में बेसुधी थी, विभोरता के क्षण थे और घनी तन्मयता थी।
वह स्वीकार भी करती है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। अपनी इसी भावना के साथ जब वह कलकत्ता से वापस हो रही होती है, तब गाड़ी के चलते समय निश्चित के हाथ का हल्का स्पर्श पाकर भी वह बोल उठती है और कहती है, मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास करती है। रास्ते भर दीपा यही सोचती रहती है कि उसका और निशित का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, वही सच है। और वह तय करती है कि संजय से मिलने के बाद वह उससे एक सत्य से अवगत करा देगी और कहेगी कि आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार की नहीं है, बल्कि केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा, मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन कानपुर आने के बाद इसी दीपा का मन फिर से बदल जाता है। उसे निशित की उदासीनता और तटस्थता खलने लगती है। नियुक्ति की सूचना के लिए निशित जो पत्र लिखता है दीपा को, बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही ठंडे भाव से लिखा गया होता है। और जब वह पत्र दीपा को मिलता है, तब वह फिर से कल्पना लोक के स्वर्ग में यथार्थ की जमीन पर आ जाती है और ढेर सारे रजनीगंधा के फूलों के साथ जब संजय उपस्थित होता है, तो उसको महसूस करके वह सोचने लगती है कि मुझे लगता है यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठा, मिथ्या था, भ्रम था। सच में इस कहानी में दीपा के बहुत सारे अंतर्द्वंदों को दिखाया गया है। यदि हम कहानी की यही सच है कि मर्म को किसी ठोस तर्क पर कसेंगे तो निराशा होगी, यह तो उपलब्ध परिस्थिति को स्वीकार करके अपने मन को किसी तरह समझा बुझाकर जी लेने का ऐसा दर्शन है जिसमें किसी प्रकार की सत्यनिष्ठा के साथ विरोध प्रतिरोध करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। यह धारा में बहते जाने जैसा है, यही आधुनिकता है। जो है उसे जी लो भरपूर, कल रहे या ना रहे। उपलब्ध को गंवाना मूर्खता है और उससे बड़ी मूर्खता है किसी एक से ही लगे रहना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।